जी, नमस्कार। मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आई होप सभी आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग होने वाली है, कुछ ओबीजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपके लिए वो लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ना है और उसका जवाब देना है। रिलैक्स होके बैठ जाइए सारे बच्चे, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको करना है, नहीं आता है तो मेरी बात ध्यान से सुननी है, ठीक है? अगर नहीं आता है तो आपको लिखना है। आगे बात समझ में? चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन की आज मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है? अगर मैं आपसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फटाफट से आंसर करेंगे इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ए वुमन हैड द मिडलाइन एपिजियोटमी। क्वेश्चन है एपिजियोटमी का, ध्यान से सुनना है, समझना है और पढ़ना है, ठीक है? तभी आंसर करना है कि ए मिड लाइन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वुमेन है जो कि मिड लाइन एपिजियोटमी है एंड परफॉर्म्ड एट डिलीवरी। एक डिलीवरी के टाइम पे उसकी एपिजियोटमी करी गई है। एपिजियोटमी, इससे पहले आपको एपिजियोटमी का मतलब समझना पड़ेगा। एंड द प्राइमरी पर्पस ऑफ एपिजियोटमी इज टू। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्पस के बारे में पूछा गया है। लंबा क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ, लेकिन आपको घबराना नहीं है लंबे लंबे क्वेश्चन देख के, ठीक है? एपिजियोटमी को के बारे में आपको आता है तो आप इसका आंसर कर दोगे। तो चलो मैं आपको एपिजियोटमी के बारे में बताता हूँ कि एपिजियोटमी क्या होती है। देखो, एपिजियोटमी का सिंपल सिंपल सी मीनिंग में आपसे बात करूं कि सर एपिजियोटमी का मतलब क्या होता है। अगर मैंने आपसे बात करनी है कि सर एपिजियोटमी के बारे में बताइए। एपिजियोटमी का अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक इंसिजन लगाना होता है, इंसिजन और कट इनटू द या फिर हम कह सकते हैं कहां पे, फ्रॉम द वेजाइना या वेजाइनल ओपनिंग टू एनस। आई बात समझ में? या फिर हम कह सकते हैं पेरिनियम। अब सर ये वेजाइनल ओपनिंग से एनएस तक का जो कट है वो कैसे डायग्राम बना के दिखा दूं? चलिए, पेरिनियम क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, ये फीमेल की वेजाइना होती है प्यारे बच्चों। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारी वजाइना है, ठीक है? वजाइना है, उसके बाद ये क्या देखने को मिलता है, ये एनल ओपनिंग देखने को मिलती है। अब जो बीच में पार्ट होता है ना, ये जो बीच में पार्ट होता है, बीच में पार्ट मैं आपको रेड से मार्क कर देता हूँ कि ये जो बीच में स्पेस वाला जो पार्ट है, ये जो खाली वाला पार्ट है, यहाँ पे उस पार्ट को बोलते हैं पेरिनियम। इस पार्ट को बोलते हैं पेरिनियम। आगे बात समझ में? चलिए, इस बात को आपने बोल दिया पेरिनियम। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर यहाँ पे एक कट बना देना, एक कट बना देना, क्यों बनाते हैं कट? क्योंकि बच्चे को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि बच्चा जो है इजीली बाहर आ जाए, क्योंकि वेजाइनल ओपनिंग इतनी बड़ी तो नहीं होती है कि वहां से बच्चा निकल जाए। तो वहां पे एक कट जो है हमें कट लगाना पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, इजीली बच्चा एक्सपेल आउट हो जाता है या बाहर निकल जाता है। आगे बात समझ में? ये सिंपल सिंपल से प्रोसीजर हैं, आप सभी को आने चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे बात बताता हूँ कि ये कई टाइप्स की होती हैं। जैसे कि हमारी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि मीडियल एपिजियोटमी। तो मैं आपसे अगर कहूँ कि मीडियल का मतलब क्या होता है, कि एक मिड लाइन में आपने दे दी। अगर आपने मिड लाइन के अंदर दे देती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर ये तो मीडियल एपिजियोटमी हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक होती है मीडियोलेटरल, एक होती है मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल का मतलब होता है कि पहले तो थोड़ा सा मिडिल में चलेगा सर्जन, उसके बाद क्या चलेगा, लेटरल की साइड चलेगा। इसको बोलते हैं मीडियोलेटरल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? मैंने आपको क्या कहा कि अगर सीधा कट लगाया तो उसको बोला मीडियल, अगर थोड़ा सा कट लगा के लेटरल में ले गया तो उसको कहते हैं मीडियोलेटरल। आगे बात समझ में? और एक होती है जे शेप की, एक होती है जे शेप की। जैसे कि मैं आपसे बता देता हूँ कि ऐसे थोड़ा सा कट लगाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उसको ट्रांसवर्स कर देता है। इसको कहते हैं जे शेप, उसको कहते हैं बच्चों जे शेप। अगर मैं आपसे एक और बात की करूं कि एक और होती है, एक और कौन सी होती है प्यारे बच्चों, वो होती है हमारी लेटरल। तो हमारा जो ऑब्सेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा डॉक्टर होता है वो क्या करेगा, एक लेटरल की साइड कट लगा देता है, उसको कहते हैं लेटरल। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको बोलते हैं
मीडियल एपिजियोटमी, इसको बोलते हैं मीडियोलेटरल एपिजियोटमी। मीडियोलेटरल बोलते हैं, इसको बोलते हैं जे शेप्ड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लेटरल। क्या चारों बातों का मतलब समझ में आया? तो हम क्यों लगाते हैं बच्चा कि इसको इजीली हमारा जो बेबी है वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए और वजाइनल ओपनिंग थोड़ी-सी वाइड हो जाए, चौड़ी हो जाए। आगे बात समझ में? और सबसे मोस्ट कॉमन कौन-सी होती है बच्चों? सबसे मोस्ट कॉमन की जाती है मीडियोलेटरल। सबसे ज़्यादा जो प्रेफ़र करते हैं जो डॉक्टर प्रेफ़र करता है, वो मीडियोलेटरल को प्रेफ़र करता है। आगे मेरी बात समझ में? क्योंकि वो एनस तक इसमें क्या होता है, इसमें चांसेस होते हैं कि एनस तक रप्चर होने के। इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिडल लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एनस तक रप्चर होने के, कि अगर थोड़ा-सा हाथ हिल जाता है या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो एनस तक रप्चर हो जाता है, तो उसमें हमें सूचरिंग करनी पड़ती है। आगे बात समझ में, सूचरिंग तो हमें यहाँ भी करनी पड़ती है, बट ये इसमें इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक हील होने की कोशिश कर सकता है। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको एपिजियोटमी का मतलब बताया कि एपिजियोटमी का मतलब होता है कि इंसिजन लगाना, एक कट लगाना कहाँ पे, हमारे पेरिनियम एरिया पे। और पेरिनियम एरिया कौन-सा होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहला आपको यही ध्यान रखना है कि इसको क्यों करते हैं, और इसके अंदर जो कट लगाते हैं बच्चों, वो कितना सेंटीमीटर का होता है, 3 टू 5 सेंटीमीटर का वो कट लगाया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी कौन-सी है, तो मीडियोलेटरल का नाम लेना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितना कट लगाते हैं, तो आपको बताना है 3 से 5 सेंटीमीटर आपको कट लगाना होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि पर्पस क्या होता है, तो मैंने अभी आपको पर्पस बताया है, तो पर्पस आप ढूँढ के मेरे को बताएँगे। चलिए, एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लैसरेशंस, एलिमिनेट करना की पॉसिबिलिटी ऑफ लैसरेशन की एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, लैसरेशंस की लैसरेशन का मतलब होता है कट, कि कट लगाने की संभावना को निकाल देना। इसका कोई बात का लॉजिक यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे तो हम कट लगा रहे हैं। तो ये बात हमारी गलत हो जाती है कि अलाउ द फोर्सेप्स टू बी अप्लाइड, कि कि हमारी जो फोर्सेप्स है वो इजीली चली जाए अंदर। तो फोर्सेप्स को क्यों घुसाना है भाई? फोर्सेप्स को क्यों घुसाना है? और फोर्सेप्स तो इजीली भिजाने के अंदर चली जाती है, उसके लिए कट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी गलत हो गई कि एलिमिनेट द नीड ऑफ सिजेरियन बर्थ, कि एलिमिनेट द नीड फॉर द सिजेरियन बर्थ, कि हमें उस चीज को एलिमिनेट करना है कि आपको सिजेरियन मतलब कि ऑपरेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि एब्डोमिन से कट लगा के निकालना ना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, एपिजियोटमी करते हैं भैया। तो ये बात भी हजम नहीं हुई है बच्चों, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अगर किसी लेडी को अगर सिजेरियन होना है, तो उसको कितना भी लगा लो, निकलने के चांसेस नहीं होते हैं। आगे बात सुनने, एनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग, कि भैया वेजाइनल ओपनिंग को एनलार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, एपिजियोटमी लगाते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें क्या करना है कि वेजाइनल ओपनिंग को चौड़ा करना है, वेजाइनल ओपनिंग को वाइड करना है, ओपनिंग करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एनलार्ज करना है। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द ब्लड वेसल्स इज द इन द अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ना है तरीके से और जवाब देना है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इजी क्वेश्चंस को गलत करते हो, तो आप बहुत बच्चों से पीछे चले जाते हो, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों, कि इनको आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं। वो आज आपकी कन्फ्यूजन जो है वो मैं दूर कर दूंगा, कैसे-कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तब द ब्लड वेसल्स इज द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कंसिस्ट ऑफ, ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है प्यारे बच्चों, और अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या होता है कि ये कहाँ से होती है, कि भैया ये तो हमारे फीटस से और प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है, कि भैया जो हमारी प्लेसेंटा से और फीटस के जो जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं, जो जोड़ने का काम करती है वो उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, अम्बिलिकल जो कॉर्ड है, इसके अंदर दो दो चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, कि इसके अंदर दो तो आर्टरी होती हैं, दो आर्टरी होती हैं और दो वेन होती हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो। लेकिन क्या होता है कि भैया 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे ये क्या होता है, जो हमारी राइट वेन होती है ना, राइट वेन, वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना इस चीज का। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कॉर्ड के अंदर या अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होती है, कि दो आर्टरी होती हैं, दो वेन होती हैं, ठीक है। अगर जब क्या होता है कि लेकिन
20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे एक हमारी राइट वेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, इसका मतलब कि वो गायब हो जाती है। तो अगर हमारी राइट वेन क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, तो कितनी हमें बची कि भैया हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितनी बचती हैं कि भैया 2 आर्टरी बचती हैं और 1 वेन बचती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें आपको क्या ढूँढना है, क्वेश्चन में यही ढूँढना है कि 2 आर्टरी और 1 वेन हमें ढूँढनी है। तो मेरी बात कहाँ पे समझ में आएगी? भैया ये कह रहा है कि 2 आर्टरीज़ और 1 वेन, ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन में मिल गया, तो इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन्स के अंदर क्या दे रखा है कि 2 वेन और 1 आर्टरी, कि ये बात तो बिल्कुल गलत है कि 2 आर्टरी होती है। अभी-अभी मैंने आपको बताया है कि सर 1 आर्टरी 1 वेन होती है, ये भी बात गलत है। 2 आर्टरी 2 वेन, ये भी बात गलत है। आगे बात सुन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 20 वीक से पहले कितनी आर्टरी कितनी वेन होती हैं, तो आपको बता देना है 2 आर्टरी 2 वेन होती है। आगे बात समझ में। अब इसको याद करने कैसे सर, कि इसको तो भूल जाते हैं हम अक्सर, इसको तो सर हम भूल जाते हैं, कैसे याद करें? आपको सिर्फ वेन का याद रखना है, आपको सिर्फ वेन का याद रखना है। मेरे साथ बोलेंगे 1 वेन, 1 वेन, 1 वेन, 1 वेन। देखो, जैसे ही मैं हिंदी में लिखता हूँ बी फॉर 1, बी फॉर वेन, जैसे मैंने लिखा इसको हिंदी में, बी फॉर 1 और वे फॉर वेन। आगे बात समझ में। तो हमने क्या कहा कि 1 वेन होती है। आगे बात समझ में, सिंपल सा है, लॉजिक आपको बनाने हैं, खुद से बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लॉजिक से ही हम क्या करते हैं, चीजों को ज्यादा कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। हमारे दिमाग से, हमारे दिमाग इतना हम कह सकते हैं आइंस्टीन नहीं है हम सारे लोग, लेकिन क्या होता है कि अगर तो आप शॉर्ट चीजें बनाओगे, ट्रिकी चीजें बनाओगे, अपने दिमाग में निमोनिक्स को बनाओगे, तो आपको ज्यादा चीजें याद रह सकती हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि 1 वेन, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको हिंदी में लिख के देखता हूं तो 1 बिफोर 1 होता है और बेफोर क्या होता है, वेन होती है। तो 1 वेन होती है और ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2 आर्टरीज होती है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन का जवाब आपको दिया है, समझना है ध्यान से, है ना? ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आंसर देंगे इसका, कौन देगा बड़े बच्चों? कि सैया आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है प्लेसेंटा की? क्या एमनियन होती है, क्या यॉक्सैक होता है, या कॉरियन होती है, या फिर कोटाइलिडॉन्स होते हैं? बताएंगे। देखो, जो हमारा प्लेसेंटा होता है, ये हमारा प्लेसेंटा है, और ये हम कह सकते हैं कि इसकी बाहरी लेयर है, कि ये हमारी बाहरी लेयर है, कि ये हमारी बाहरी लेयर है। अगर मैं आपसे यहाँ पे सिंपल सी फॉर्म में बात करूं कि जो बाहर वाली होती है वो होती है कॉरियन। क्या होती है? कॉरियन होती है। और अंदर वाली जो होती है वो होती है एमनियन। इसको भी याद रखने का तरीका बहुत इजी है कि सर अंदर वाली को एमनियन क्यों बोला, अंदर वाली को एमनियन क्यों बोला, मेरे बात समझ में नहीं आई? बताएंगे फटाफट से कि सर बाहर वाली लेयर को आपने कॉरियन बोला, लेकिन एमनियन क्यों बोला? एमनियन इसका नाम पड़ा ड्यू टू द, किसके कारण? ड्यू टू द एमनियोटिक फ्लूइड के कारण। भैया ये किससे अटैच होती है? हमारी एमनियोटिक फ्लूइड से अटैच होती है। तो ए फॉर एमनियोटिक फ्लूइड और ए फॉर एमनियन, ए फॉर एमनियोटिक फ्लूइड और ए फॉर एमनियन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया कि सर बाहर वाली जो क्या होती है, कॉरियन होती है। कोर, कोर का मतलब होता है चारों तरफ। आगे बात समझ में। और बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉरियन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भैया आउटर मोस्ट लेयर क्या है, तो आउटर मोस्ट लेयर का आंसर आपका कॉरियन जाना चाहिए। आगे बात समझ में। अगर मैंने आपसे बात करनी है कि सर एमनियन क्या होती है, थोड़ा सा डिटेल में हमें बता दीजिए, और कॉरियन क्या होती है। मैंने इस बात को अपनी डिटेल लेक्चर के अंदर कंप्लीटली बताया हुआ है। कहीं भी अगर छोटा भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां से गलत नहीं करोगे। आप उस लेक्चर को जाके लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि एमनियन जो होती है वो क्या होती है बच्चों, इनर मोस्ट लेयर होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर। और ये कैसी होती है? आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे यहाँ पे दूसरी बात करूं कि सर इसके अंदर नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स, नो नर्व्स सप्लाई, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई
और हम कह सकते हैं नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? इसके अंदर कोरियन के अंदर नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एमनियन के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होती है। ये अंदर रहती है, इसीलिए कैसी होती है? शाइनी, चमकीली देखने को मिलती है, शाइनी होती है। आगे बात समझ में? और ये कैसी बाहर रहती है, तो ये कैसी होती है? रफ होती है। आगे बात समझ में? तो ये कैसी होती है प्यारे बच्चों? ये हमारी रफ होती है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर कोरियन कोरियन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, वो सॉरी हमारी जो एमनियन होती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। अगर कोरियन की बात करूं तो मैं वीक लेयर होती है। आगे बात समझ में? सिंपल सिंपल सी बात मैंने आपको सिंपल सिंपल पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी ना समझने में आसानी हो जाए। अगर आपको डिटेल लेक्चर लेना है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, वहाँ पे जाके देखेंगे, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी, प्लेसेंटा क्या है, कैसे बनता है, यॉर्क सेक क्या होता है, उसके बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आपने सर एमनियन के बारे में बता दिया, आपने कोरियन के बारे में बता दिया, हमने कोटाइलिडोन्स के बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक, तो कोटाइलिडोन्स के बारे में भी आप बता दीजिए कि सर कोटाइलिडोन क्या होते हैं? देखो, कोटाइलिडोन की मैं आपसे बात करूँ तो कोटाइलिडोन्स क्या होते हैं? देखो, कोटाइलिडोन्स क्या होते हैं? कोटाइलिडोन्स की मैं बात करूँ तो क्या होती हैं कि भैया ये फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी? प्लेसेंटा की। पता है किसी को? किसी को क्या पता है क्या कि फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है? तो आपको बताना है कोटाइलिडॉन्स होते हैं। नंबर में कितने होते हैं भैया? ये 15 से 20 देखने को कोटाइलिडॉन मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं सर? 15 से 20 कोटाइलिडॉन एक लोब के अंदर देखने को मिलते हैं। एक लोब, मैंने आपको बताया कि कितने प्लेसेंटा के अंदर लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है? लोब्स के अंदर छोटे-छोटे लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर कोटाइलिडोन्स से सेल, कोटाइलिडोन इस एक टाइप की सेल्स होती है, जो कि प्लेसेंटा का एक प्रकार होता है। प्लेसेंटा के अंदर एक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिसका नाम होता है कोटाइलिडोन, और उन लोब के अंदर 15 से 20-20 सेल्स पाई जाती हैं, हर लोब के अंदर। आगे बात समझ में? तो उसी को कहते हैं कोटाइलिडोन्स, और जो फंक्शनल काम करने का जो काम करती है, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन जो करती हैं, उसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कोटाइलिडोन। आगे बात समझ में? चलिए, यॉर्क सैक क्या होता है? अगर मैं आपसे यॉर्क सैक की सिंगल लाइन के अंदर बात करूं, तो यॉर्क सैक का एक क्या होता है कि प्लेसेंटा जब बनता है, प्लेसेंटा जब बनता है तो एक स्टेज होती है। एक क्या होती है? स्टेज होती है। एक स्टेज होती है यॉर्क सैक। प्लेसेंटा बनने की एक स्टेज होती है यॉर्क सैक, उसको कहते हैं यॉर्क सैक, जो कि क्या काम करता है? जो कि ये अर्ली स्टेज में ब्लड प्रोडक्शन का भी काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन या आरबीसीज बनाने का काम करता है। आगे बात समझ में? और मेल के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं अडल्ट के अंदर कौन करता है प्यारे बच्चों? कि सर अडल्ट के अंदर तो कौन करता है? कि सर अडल्ट के अंदर एरिथ्रोपोइसिस का काम कौन करता है? एरिथ्रोपोइसिस का मतलब पता है आप सभी को? एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसीज का प्रोडक्शन करना, आरबीसीज का बनाना। और कौन करता है? हमारा बोन मैरो करती है बड़े लोगों के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं अडल्ट के अंदर। अडल्ट के अंदर कौन करती है? बोन मैरो करती है, स्पेशली कौन करती है? रेड बोन मैरो करती है। दो तरह की बोन मैरो होती है, व्हाइट होती है और रेड होती है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करती है वो रेड बोन मैरो करती है। आगे बात समझ में? चलिए, अगर डिटेल में लेक्चर लेना है तो मेरा लेक्चर जाके देख सकते हो। मैंने पिछली क्लासेस में, क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है एरिथ्रोपोइसिस के बारे में, तो वहां से भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ना है, जवाब देना है। बताइए फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भैया फर्स्ट, द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स। 12 वीक से पहले आपको कौन सा मेथड अपनाना है अगर आपको टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को? देखो, मैं आपसे दो बातें करता हूं। आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपके पास कोई पेशेंट आता है और कहता है, आपके पास कोई पेशेंट आता है और कहता है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, ठीक है? आप ओपीडी के अंदर पोस्टेड हो, आपने देखा पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, ठीक है? आपने क्या किया? आपने 3 चीज़ों को सस्पेक्ट किया। सबसे पहली चीज़ कौन-सी? कि भैया आपने सोचा या तो अबॉर्शन हो सकता है। पहली बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आती है तो। अगर कोई फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपके पास आती है और ब्लीडिंग और पेन की कंप्लेंट करती है, ब्लीडिंग, पेन, एमेनोरिया की कंप्लेंट करती है, तो वहाँ पे आपको कौन-कौन सी चीज़ें सस्पेक्ट करनी है? सबसे पहली चीज़ तो आप क्या करोगे कि अबॉर्शन हो सकता है, या क्या हो सकती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या क्या हो सकता है? मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है।
क्या आगे बात समझ में? तीनों चीज़ों के बारे में आपको समझना है। सबसे पहली चीज़ तो आपने क्या देखी, अगर ब्लीडिंग पेन के साथ आ रही है कंप्लेंट के साथ, तो अबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है? अब जब आपने क्या किया, इसका फर्दर एग्जामिनेशन किया, आपने इसका यूएसजी करवाया, आपने इसका एससीजी का लेवल चेक करवाया, तो आपने क्या सोचा, आपने क्या देखा कि भैया ये तो क्या है, अबॉर्शन है। ये तो अबॉर्ट हो चुका है पहले ही बच्चा, पहले ही क्या हो चुका है बच्चा, अबॉर्ट हो चुका है, मर चुका है पेट में। आपने इन्वेस्टिगेशंस करवाए, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको पता लगा कि ये तो बच्चा क्या हो चुका है, पेट के अंदर ही मर चुका है। तो अब हमें क्या करना है? अबॉर्शन अगर होता है किसी बंदे का, किसी फीमेल का, तो 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो अबॉर्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर चल रहा है, अगर किसी फीमेल का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, और या कह सकते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो मेरी बात ध्यान से समझना। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता है तो जो बेबी का सैक होता है वो छोटा होता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर चलेगा तो बेबी का सैक ग्रो करता करता क्या चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता है ना प्यारे बच्चों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सक्शन से काम चल जाता है। सक्शन एंड इवैक्यूएशन, आपसे इसका काम हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको टर्मिनेशन करवाना है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करवाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ सक्शन एंड इवैक्यूएशन से काम चल जाता है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर का बंदा है, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की कोई फीमेल है, तो उसके अंदर क्या देखना पड़ता है, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज करना पड़ता है। डायलेटेशन क्यूरेटेज का मतलब समझते हो कि पहले उसको हम डायलेट करते हैं वेजाइना को, फिर उसके बाद क्यूरेटेज। क्यूरेटेज एक खुरचने जैसा क्या होता है, यंत्र होता है, एक खुरचने जैसा यंत्र होता है, कुछ ऐसे टाइप का क्यूरेटेज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, उसको फीटस को खुरच देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी क्लीनिंग कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो सबसे बेहतरीन आंसर अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कर रहा है, और हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बिफोर 12 वीक्स, तो यहाँ पे भी हमें क्या बात करी गई है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, कि यहाँ पे सर 12 वीक से पहले की बात करी गई है। और 12 वीक से जब पहले की बात करी जाती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन हमें करना है। सी जिसका भी आंसर है बच्चों, वो करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई क्या? फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे, मेरी बात आपको समझ में आ गई हो तो। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो फटाफट से आंसर करने में क्यों घबरा रहे हो आप सब लोग? अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ रिवर्स करके देखें वीडियो को। अगर आपको यहाँ पे भी डाउट लगता है तो मेरा ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल है। मैंने ओबीजी के अंदर पूरे चीज़ों को डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आप वहाँ जाके देखोगे तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। 100% नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको बताया कि सर सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने आपको बताया 12 वीक से पहले आपको क्या करना है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन कर देना है। अगर 12 वीक्स के, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करता है पेशेंट या एग्जामिनर आपसे, तो आपको क्या करना है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करना है। आगे बात समझ में? कि सर इसका मतलब बता दीजिए, आपने इसका मतलब बता दिया इसका। सर ये लेमिनेरिया टेंट क्या होता है? लेमिनेरिया टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेमिनेरिया टेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, लेमिनेरिया टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? घबराना नहीं है, आपके साथ हैं हम, ठीक है? तो लेमिनेरिया टेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। देखो, लेमिनेरिया टेंट क्या होता है कि एक तरह की रॉड होती है, एक तरह की, ये हमारी एक रॉड होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक धागा सा निकला हुआ होता है। आप गूगल पे डालोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेमिनेट टेंट के अंदर सिंपल 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 सी बात मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर ये सूखी चीज होती है, डिहाइड्रेटेड होती है, सूखा होता है। ये एक कह सकते हैं कि हम सूखा होता है। इसको वेजाइना के अंदर रखा जाता है, इंसर्ट द वेजाइना। इसको कहाँ रखा जाता है, वेजाइना के अंदर रखा जाता है। अब जब वेजाइना के अंदर रखेंगे इसको, तो ये ऑब्जर्वेबल होता है, ये ऑब्जर्वेबल होता है। तो जो वेजाइना की सेल्स होती हैं, जो वेजाइना की सेल्स होती हैं, उनमें जो वाटर होता है, उनका जो वाटर होता है प्यारे बच्चों, उसको क्या करता है, ये शोक करने का काम करता है, वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है कि सर एब्जॉर्ब करने का काम ये कर देता है। अब जब वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। वो कैसी हो जाएंगी बच्चों, वो श्रिंकेज हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, श्रिंकेज हो जाएंगी। कि भैया वो कैसी हो गई, श्रिंकेज हो गई। अब जब श्रिंकेज हो गई तो वहां पे जो रास्ता था, वहां पे जो रास्ता था वो चौड़ा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? वहां पे जो रास्ता था वो चौड़ा हो जाएगा। जितना रास्ता था, सपोज जितना था, अब ये श्रिंकेज हो जाता तो ये फैल जाएगा ना, तो ये फैल जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा।
अब इसका पर्पस ही क्या है? लेमिनेटेंट को रखने का, लेमिनेटेंट या फिर हम कह सकते हैं लेमिनेटेंट का मतलब क्या होता है कि वजाइना को ओपनिंग को बड़ा करना, वजाइना की ओपनिंग को बड़ा कर देना ताकि आप इजीली विजुलाइज कर सको वजाइना को। आगे बात समझ में, यूट्रस को आप क्या कर सको, इजीली विजुलाइज कर सको। इसका मतलब होता है कि जो इंटरनल ओपनिंग होती है उसको खोल देना। आगे बात समझ में, तो इसका पर्पस आपको समझ में आया कि अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो सिंपल सिंपल सी भाषा में मैं आपसे बात करूं कि लेमिनेट एंड का पर्पस क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल ओपनिंग ऑफ इंटरनल ओस, ओपनिंग ऑफ इंटरनल ओस की, इंटरनल ओस को खोल देना ही क्या कहलाता है? लेमिनिया टेंट का पर्पस होता है। ये कैसा होता है बच्चों? डिहाइड्रेट होता है, शॉकेबल होता है, एब्जॉर्बेबल होता है। इसको जैसे ही आप रखोगे तो वहां से उसकी सेल्स की निचोड़ देगा, ये वहां के सेल्स के पानी को पी जाएगा। जब इसको बाहर निकाल दोगे तो जो रास्ता बनेगा, जो सेल्स के सिकुड़ जाएंगी तो रास्ता ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, रास्ता ज्यादा जाएगा तो अपना इजीली आप उसको विजुलाइज कर सकते हो अपने स्कोप से। आगे बात समझ में, चलिए। अब सर यहाँ पे बता दिया आपने, लेमिनेट टेंट का मतलब बता दिया। प्रोजेस्टेरॉन का मतलब क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है बच्चों? एक टोकोलाइटिक एजेंट होता है। टोकोलाइटिक का मतलब समझते हो? टोकोलाइटिक एजेंट का मतलब होता है कि प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शंस, कि ये कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होने देता है प्रेगनेंसी के अंदर, और इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों कि सर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा होता है? तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन आपको कहीं भी कहीं आपने सुना होगा कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? टोकोलाइटिक एजेंट होता है। टोकोलाइटिक का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस को रोक देना। तो ये क्या काम करता है? इसका लेवल हमेशा अप रखता है ताकि बेजाइन यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया 9 महीने से पहले या 8 महीने पे, 7 महीने पे, 6 महीने पे अगर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है या फिर हम कह सकते हैं फीटस है, हमारा एम्ब्रियो है, हमारा जाइगोट है, वो एक्सपेल आउट हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेगी लगातार। अगर लगातार कांटेक्ट करती है यूट्रस तो आपको क्या देखने को मिलता है? वहां की जो चीजें हैं वो बाहर निकलनी चालू हो जाती हैं। इसीलिए क्या करता है कि भगवान ने इसको क्या बनाया है? प्रोजेस्टेरॉन को बनाया है ताकि ये क्या करे? उनको प्रोटेक्शंस को नहीं होने दे, उनको पकड़ के रखता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन इसको बोला जाता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन टू द प्रेग्नेंट लेडी? इन फॉलोइंग की प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन हम दे सकते हैं? क्या मीजल्स दे सकते हैं, टिटनेस दे सकते हैं, बीसीजी का दे सकते हैं, डीपीटी का दे सकते हैं? सिंपल सी मैं आपसे एक बात करूं, सिंपल भाषा में एक बात करते हैं, चलिए। जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, आपने सुना होगा कि उसको क्राउडेड एरिया में जाने से रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो लो होती है। क्या होती है बच्चों? प्रेग्नेंट लेडी की इम्यूनिटी क्या होती है? लो होती है। अब लो होने के कारण दो तरह की वैक्सीन होती हैं। कौन सी होती है? एक तो होती है लाइव और एक होती है किल्ड। आपने पढ़ा होगा, एक होती है लाइव वैक्सीन, एक होती है किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि भैया हम लाइव बैक्टीरिया इंसर्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, लाइव बैक्टीरिया इंसर्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। कि सर किल्ड के अंदर क्या करते हैं? कि सर किल्ड के अंदर हम करते हैं, किल्ड बैक्टीरिया पेशेंट की बॉडी के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। समझ में आई बात? अब लाइव लाइव अगर किसी की बॉडी में आप क्या करते हो? इंसर्ट करते हो, अगर उस बंदे की इम्यूनिटी क्या है? लो है, तो उसको क्या होने के चांसेस होते हैं? इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं? इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्या करते हैं जब भी आप किल्ड वैक्सीन देते हो तो उनके अंदर किसी भी बंदे के अंदर दे सकते हो, चाहे उसकी लिमिटी लो हो। किल्ड बैक्टीरियाज का मतलब होता है कि मरे हुए बैक्टीरियाज आप किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर डालते हो, और वो जब इन्फेक्शन आता है उसी प्रकार का, सपोज दैट आपने हेपेटाइटिस का वैक्सीन किसी लेडी को लगाया। आपने किसी हेपेटाइटिस होता है, किल्ड वैक्सीन होती है। जब आपने अगर इसे इसके मरे हुए बैक्टीरियाज को आपने किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। अभी जब कब एक्टिवेट होंगे? ये पता है कब एक्टिवेट होते हैं? जब कोई इन्फेक्शन हेपेटाइटिस का आता है, जब कोई लिवर से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आता है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। आगे बात समझ में, लेकिन यहाँ तो क्या होता है कि हम एक्टिवेट फॉर्म में ही डालते हैं। आप जैसे ही एक्टिवेट फॉर्म में डालते हो तो उसकी इम्यूनिटी पहले से ही लो है और उन पे क्या हो जाते हैं? ये हावी हो जाते हैं। अब जब हावी हो जाते हैं तो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, उल्टा गलत काम हो जाता है। होता है, नहीं होता है? बहुत बढ़िया। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइव वैक्सीन्स
लाइव वैक्सीन्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लाइव वैक्सीन्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन किसके अंदर? हमारे प्रेगनेंसी के अंदर। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है कि लाइव वैक्सीन्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन की और बात करूं तो आपको क्या लिख देना है? देखिए कौन कौन सी वैक्सीन हम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात बताता हूं कि एब्सोल्युटली डन या दे सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट डन। कि आपको ये वाली नहीं देनी है और ये वाली आप दे सकते हो। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि सर हिट रेबीज क्या होता है। मैं आपको एक निमोनिक बताता हूँ, हिट रेबीज। ये सारी कैसी होती हैं? ये सारी जो वैक्सीन हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर दी जाती हैं, जो कि कैसी होती है? किल्ड वैक्सीन होती है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर हेपेटाइटिस कैसी होती है, एच फॉर हेपेटाइटिस, ठीक है, टी फॉर टिटेनस और आई फॉर इन्फ्लुएंजा। आगे बात समझ में। और अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी होती है, कि भैया मीजल्स मम्स रूबेला बीसीजी की वैक्सीन आप नहीं दे सकते। आप क्या नहीं दे सकते? अगर मैं आपसे बात करूं कि डिप्टीरिया परटोटिस और टिटनेस, टिटनेस तो आप दे सकते हो, लेकिन डीपीटी डीपीटी की जो वैक्सीन होती हैं जो एक साथ लगाई जाती हैं, आप उनको नहीं दे सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक साथ डोज लगाते हैं डीपीटी की, उसको आप नहीं दे सकते। जितने भी किल्ड जो लाइव वैक्सीन हैं आप उनको नहीं दे सकते, किल्ड वैक्सीन को आप दे सकते हो। सिंपल मेरी बात ये है। तो टिटनेस जो है हमारी क्या है? किल्ड वैक्सीन होती है, जिनका क्या करते हैं हम यूज कर सकते हैं। मीजल्स नहीं दे सकते, क्यों? ये क्योंकि ये सारी लाइव वैक्सीन होती हैं। आगे बात समझ में। चलिए, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईयूडी इंसर्शन। आईयूडी जब हम लगाते हैं, आईयूडी का मतलब समझते हो? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कि सर ये क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, जिसको हम क्या करते हैं, किसको प्रिवेंट करते हैं? कि सर ये क्या काम करती हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। कि भैया ये क्या काम करती है? प्रेगनेंसी से होने से प्रिवेंट करती है, इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आगे बात समझ में। कि यहाँ पे इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होने वाला है? देखो इसका कॉम्प्लिकेशन एक ही चीज होती है, इसका कॉम्प्लिकेशन पेन नहीं हो सकता, क्योंकि इसको लगाते वक्त पेन हो सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसका जो कॉम्प्लिकेशन है प्यारे बच्चों, वो ब्लीडिंग आएगा। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका कॉम्प्लिकेशन तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी इंट्रायूटेराइन डिवाइस हैं, वो हमें क्या करती हैं कि भैया ये तो क्या करती हैं, हमें प्रेगनेंसी से होने से प्रिवेंट करती हैं। प्रेगनेंसी से होने से प्रिवेंट करती हैं, चाहे वो एक्टोपिक हो। अब उसको नहीं पता कि वो एक्टोपिक होने वाली है, मोलार होने वाली है, या फिर हम कह सकते हैं यूटेराइन प्रेगनेंसी होते हो सकती है, वो आगे जाके होगी। तो कभी भी ध्यान रखना इस चीज का। मैंने ये अपने लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या फिर हम कह सकते हैं आईयूडीज, इज नॉट ए, ऐसे लिखेंगे, ectopic pregnancy is not a complication of आईयूडी। कि आईयूडी का जो कॉम्प्लिकेशन है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। ये क्वेश्चन को गांठ बांध लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे पॉइंट की, ये रप्चर ऑफ आईयूडी, अगर आईयूडी या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर आपकी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो कैन लीड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो सबसे पहली आपने क्या लगाया, आपने किसी कॉन्डम कैथेटर का यूज किया है। आपने क्या किया है, किसी फीमेल के अंदर कॉन्डम कैथेटर, सॉरी,
डायफ्राम का यूज़ किया है या फिर हम कह सकते हैं फीमेल कंडोम का आप यूज़ किया है, ठीक है? आपने उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई आईडी लगा दी है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपने लगा दी है, उसके अंदर वो क्या काम करेगी? किसी भी प्रेगनेंसी को होने से प्रिवेंट करेगी। वो किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी को होने से प्रिवेंट करेगी, ये ज़ाहिर-सी बात है। जब वो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक्टोपिक से भी प्रिवेंट कर सकती है? कर सकती है, नहीं कर सकती? उसको क्या पता? उसको क्या पता कि फर्टिलाइज़ेशन होके एक्टोपिक होगा? उसको क्या पता कि ये फर्टिलाइज़ेशन होके ही एक्टोपिक होगा? ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर कि बाय चांस क्या हो जाता है, बाय चांस अगर किसी जो कैथेटर या फिर हम कह सकते हैं जो डायफ्राम है वो रप्चर हो जाता है, अगर रप्चर हो गया तो प्रेगनेंसी को लीड कर सकता है। स्पर्म हमारा ओवम से मिलेगा और ओवम में क्या हो जाएगा फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगा और फर्टिलाइज़ेशन होके क्या करेंगे वो ज़ायगोट बनाएँगे। उसके बाद वो क्या कर सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लीड कर सकता है। चाहे एक्टोपिक हो, चाहे नॉर्मल हो, उसे डज़न्ट मैटर। वो कुछ भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझा दी है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे क्योंकि हमारा जो सिस्टम है थोड़ा-सा लो चार्ज है। अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा हमारा सिस्टम। तो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट होता है प्यारे बच्चों तो आपको प्लीज़ कमेंट करेंगे और सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल करके एनी टाइम पूछ सकते हो। कुछ भी कोई भी डाउट होता है तो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लिंक हो सकते हो। सपोर्टिव नंबर्स जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहाँ से भी उनको ले सकते हो। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और पढ़ते रहें।